माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के.एस. दोनसी आप सभी का के.एस.डी. मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल के.एस.डी. मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं हमारे ऐप के थ्रू, जो हमारी कोचिंग क्लासेस चलती हैं, उनके बारे में हमने जानकारी अपलोड कर रखी है। और मैं इस YouTube चैनल पर हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता हूं और ये वीडियोज़ अंडर ग्रेजुएट, इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उपयोगी हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप अपने फ्रेंड सर्कल में मेरी इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपका फ्रेंड सर्कल इन वीडियोज़ का पूरा बेनिफिट उठा सके। ओके, तो आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सेंट्रल ऑर्बिट और इसमें एप्सिस। ठीक है, एप्सिस क्या है? हम तो सबसे पहले हम इस वीडियो लेक्चर में आज एप्सिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एप्सिस को हिंदी में क्या कहा जाता है? स्तब्धिका। ओके, तो ये क्या होता है? ठीक है, एफसी क्या है? तो देखो आप, एन एफसी इज ए पॉइंट ऑन द सेंटर ऑर्बिट वेयर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स इज आइदर ए मैक्सिमम और ए मिनिमम। ओके, और सेकंड डेफिनेशन इसकी क्या है? सेकंड डेफिनेशन है an FC is a point on the central orbit where tangent is perpendicular to the radius vector। तो हिंदी में हम इसको कैसे कह सकते हैं? एप्सिस की डेफिनेशन कैसे लिखी जा सकती है? एक एप्सी केंद्रीय कक्षा पर वह बिंदु होता है जिसकी केंद्रीय बल से, सेंटर ऑफ फोर्स से दूरी कितनी हो? मैक्सिमम या मिनिमम हो। ठीक है, अधिकतम या न्यूनतम हो। और दूसरी परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं? एक एप्सी केंद्रीय कक्षा में एक ऐसा बिंदु होता है जिस पर हम स्पर्श रेखा खींचें और वो रेडियस वेक्टर ध्रुवांतर रेखा के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाए? 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, कहने का मतलब क्या होगा? केंद्रीय कक्षा में एक ऐसा बिंदु जिस पर हम स्पर्श रेखा खींचें और वो ध्रुवांतर रेखा के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाए? 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, रेडियस वेक्टर और एफसी पर जो टेंजेंट होगी उसके बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो ऐसा बिंदु जो होगा वो क्या कहलाएगा? एफसी कहलाएगा। तो अब इसको समझिए आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेंट्रल ऑर्बिट है, कौन सा? एलिप्स। कोई पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन के अंदर कौन से कर्व के ऊपर चलता है? एलिप्स के ऊपर। ठीक है, तो आप ध्यान देना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? a,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? -a,0। ओके, और इसी तरीके से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,b। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,-b। कब? जब एलिप्स का इक्वेशन किस टाइप का हो? ऐसा हो, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास पहला पॉइंट है ए। ध्यान दीजिए आप, मैंने इसको पॉइंट ए लिखा है। और ये क्या है? सेंटर ऑफ फोर्स, बल केंद्र। तो मान लो कि पार्टिकल इस एलिप्स के ऊपर चलता है, तो आप क्या देख रहे हैं इस एलिप्स के अंदर? पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, और इसको हम पॉइंट डी लिखें। ठीक है, तो ए पॉइंट कैसा है? सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस। बी पॉइंट कैसा है? सेंटर से मिनिमम डिस्टेंस। सी पॉइंट कैसा है? सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस। और डी पॉइंट कैसा है? सेंटर से मिनिमम डिस्टेंस। तो देखो एफसी की डेफिनेशन क्या है? ए पॉइंट ऑन द सेंट्रल ऑर्बिट, केंद्रीय कक्षा में एक ऐसा बिंदु जिसकी बल केंद्र से डिस्टेंस कितनी हो?
मिनिमम या मैक्सिमम, वो पॉइंट क्या कहलाता है, एफ सी। तो देखो एलिप्स के अंदर कितने पॉइंट एफ सी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, 4 पॉइंट्स। कौन कौन से, पॉइंट ए एट मैक्सिमम डिस्टेंस, पॉइंट बी एट मिनिमम डिस्टेंस, पॉइंट सी एट मैक्सिमम डिस्टेंस एंड पॉइंट डी एट मिनिमम डिस्टेंस। ओके, तो ये चारों के चारों क्या हैं, एफ सीज हैं। ओके, और सेकंड डेफिनेशन देखिए आप, सेकंड डेफिनेशन क्या है, एफ सी कौन सा पॉइंट होता है, मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर हम टेंजेंट ट्रेस करें, ए पर अगर हम टेंजेंट ट्रेस करते हैं तो ये एंगल देखिए आप कितना है, 90 का है। बी पर अगर हम टेंजेंट ट्रेस करते हैं तो ये एंगल कितना है, 90 का है। सी पर अगर हम टेंजेंट ट्रेस करते हैं ये एंगल कितना है, 90। ऐसे ही अगर हम डी पर टेंजेंट ट्रेस करें तो ये एंगल कितना है, 90 का है। बहुत ही सिंपल, ठीक है। रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट बोथ आर परपेंडिकुलर एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, एफ सी कहलाएगा। ये इसकी सेकेंड डेफिनेशन है। और समझिए आप, इन केस ऑफ सर्कल, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सर्कल आ जाए जिसका इक्वेशन क्या हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस सर्कल को हम बड़े आसानी से ट्रेस कर सकते हैं, कहाँ पे, इन एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्स डैश, वाई और वाई डैश, एंड दिस इज सेंटर। और उसके बाद देखो ये सर्कल होगा हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। अब ये डिस्टेंस भी है बिकॉज रेडियस, ये डिस्टेंस भी है बिकॉज रेडियस, ये डिस्टेंस भी है, ये डिस्टेंस भी है, ये डिस्टेंस भी है। तो इसका मीनिंग क्या है, सर्कल पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी की सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस इक्वल, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस, जितने भी पॉइंट्स होंगे इसकी सर्कमफ्रेंस के ऊपर, ये सारे के सारे क्या होंगे, एफ सीज, ठीक है। क्यों, फर्स्ट डेफिनेशन भी सेटिस्फाई हो रही है बिकॉज मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर है, सेकंड डेफिनेशन भी सेटिस्फाई हो रही है। क्यों, अगर हम किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ट्रेस करें, वो रेडियस वेक्टर के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल। यहाँ मर्जी ट्रेस कर देना आप, रेडियस वेक्टर के साथ कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल। रेडियस वेक्टर के साथ कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो इसलिए सर्कल पर जितने भी बिंदु होते हैं, जितने भी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ऑल द पॉइंट्स कहाँ पे, एट सर्कमफ्रेंस, वो सारे के सारे क्या होंगे, एफ सीज होंगे, ठीक है। क्यों, सेंटर ऑफ फोर्स से मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगी, और अगर हम उन पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट ट्रेस करें तो वो टेंजेंट किस टाइप का होगा, रेडियस वेक्टर के साथ ध्रुवांतर रेखा के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो एलिप्स के अंदर कितने एफ सी होते हैं, 4, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। और सर्कल के ऊपर कितने एफ सी होते हैं, इनफाइनाइट, अनंत, बिकॉज एक पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट, सारे के सारे क्या होंगे, एफ सीज। ओके, तो नेक्स्ट देखिए प्लीज, एप्सिडल डिस्टेंस, नेक्स्ट डेफिनेशन। हमें नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए प्लीज, एप्सिडल डिस्टेंस, स्तब्धिका दूरी, ठीक है। एप्सिडल डिस्टेंस क्या है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, द डिस्टेंस बिटवीन एफ सी एंड सेंटर ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एप्सिडल डिस्टेंस, ठीक है। बल केंद्र और एफ सी के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, एप्सिडल डिस्टेंस कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एलिप्स का एग्जांपल लें हम, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। एलिप्स को जब हम ट्रेस करते हैं डायग्राम, और अभी मैंने क्या बताया था, एलिप्स के अंदर कितनी एफ सी होती हैं, देयर आर 4 एफ सीज इन एन एलिप्स, ओके। तो ओ इसका सेंटर ऑफ फोर्स बल के अंदर, पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट a,0, पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट 0,b, पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट -a,0 एंड पॉइंट डी जिसके कोऑर्डिनेट 0,-b, ओके। तो देखो हमारे पास 4 डिस्टेंसेस बनेंगी यहाँ पर, कौन कौन सी, ओ ए, देन ओ बी, देन ओ सी, देन ओ डी,
ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन FC एंड सेंटर ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एप्सिडल डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ फोर्स एंड एक्सिस इज कॉल्ड एन एप्सिडल डिस्टेंस। ठीक है, एप्सिडल दूरी, स्तंभिका दूरी क्या होती है? FC और केंद्र के बीच की दूरी। ठीक है, और यहाँ पर कितनी एप्सिडल डिस्टेंस है? 4 हैं। कौन कौन सी? OA, OB, OC एंड OD। ओके, और इन केस ऑफ सर्कल, अगर हम सर्कल कंसीडर करें तो सर्कल के केस के अंदर क्या होगा? एप्सिडल डिस्टेंस किसके बराबर होगी? रेडियस ऑफ सर्कल। क्यों? सर्कल पर प्रत्येक बिंदु क्या होता है? FC होता है, बिकॉज इसकी सेंटर ऑफ फोर्स से डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस के बराबर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल, वृत्त की त्रिज्या ही वृत्त की क्या कहलाती है? एप्सिडल डिस्टेंस कहलाती है। ओके, और इसके बाद फिर सेकंड डेफिनेशन देखिए आप यहाँ पर जो लिखी हुई है, एप्सिडल एंगल, स्तंभिका कोण। तो देखो एप्सिडल एंगल क्या होगा? द एंगल बिटवीन टू सक्सेसिव एप्सिडल डिस्टेंसेस इज कॉल्ड एप्सिडल एंगल। बहुत ही सिंपल, लगातार दो एप्सिडल डिस्टेंस के बीच का जो एंगल होगा वो क्या कहलाता है? एप्सिडल एंगल कहलाता है। सक्सेसिव, लगातार, क्रमागत दो एप्सिडल डिस्टेंस के बीच का जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? एप्सिडल एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एलिप्स को देखें तो देखो आप, एक के बाद दूसरी एफसी, इनके बीच में एंगल कितना है? 90 का है। फिर सेकंड के बाद थर्ड एफसी, यहाँ पर एंगल कितना है? π/2 है। फिर उसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ, यहाँ पर एंगल कितना है? π/2 है। फिर सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, फिर फोर्थ और फर्स्ट के बीच में देखो आप एंगल कितना है? π/2 है। तो ये जो एंगल होता है ये क्या कहलाता है? एप्सिडल एंगल। ठीक है, और इन केस ऑफ सर्कल, तो देखो सर्कल के केस के अंदर क्या होगा? जस्ट इस पॉइंट के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो भी क्या होगा? एफसी होगी। तो इसलिए हम सर्कल के केस के अंदर क्या कह सकते हैं? एप्सिडल एंगल कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, इन केस ऑफ एलिप्स एप्सिडल एंगल आप यहाँ लिख सकते हो एप्सिडल एंगल इक्वल टू π/2। ठीक है, कौन से केस के अंदर? एलिप्स के अंदर। और अगर हम सर्कल के केस के अंदर लिखें तो क्या होगा? एप्सिडल एंगल इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों? हर एक प्रत्येक त्रिज्या जो है वो क्या है? इसकी एप्सिडल डिस्टेंस है। ठीक है, तो लगातार इस पॉइंट के बाद जस्ट इसको टच करता हुआ पॉइंट, तो इसका मतलब क्या होगा? दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 0। ओके, तो ये इनकी डेफिनेशंस हैं। तो बहुत ही सिंपल है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट देखिए आप, हाँ भी नेक्स्ट नोट कीजिएगा प्लीज़ कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही छोटी छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, तो आप इनको याद रखिएगा। तो सबसे पहले, ठीक है, पेडल इक्वेशन, पदिक समीकरण हम जानते हैं। पेडल इक्वेशन क्या होता है? 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r⁴ इंटू dr/dθ होल स्क्वायर। ये पेडल इक्वेशन होता है। ठीक है, और देखो ये पेडल इक्वेशन हम कहाँ से इसको ड्राइव कर सकते हैं? इसको हम इस रिलेशन से ड्राइव कर सकते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल जो किसके ऊपर चलता है? किसी कर्व के ऊपर। ठीक है, XY प्लेन के अंदर किसी कर्व में इस पार्टिकल की मोशन है और वो A से चला और t टाइम के बाद कहाँ पे है? पॉइंट P के ऊपर। और अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट r एंड थीटा हैं, ठीक है, तो देखो क्या होगा? OPR, O से P R, और ये एंगल क्या होगा? थीटा होगा। और उसके बाद अगर हम इस P पर टेंजेंट ट्रेस करें, P पर स्पर्शरेखा खींचें, ठीक है, टेंजेंट एट P,
और देन इस टेंजेंट के ऊपर हम लोग क्या करें, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, मूल बिंदु से हम इसके ऊपर लंब डालें। ठीक है, परपेंडिकुलर ट्रेस करें किसके ऊपर, इस टेंजेंट के ऊपर। तो ये डिस्टेंस क्या होती है, p होती है। और देखो यहाँ पर p अपॉन r, ठीक है, ये क्या होगा, साइन ऑफ फाई। क्यों, ये एंगल किसके बराबर होता है, फाई के बराबर। यानी कि टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है, फाई। और अब आपके सामने ये एंगल 90 है, ये एंगल फाई है, ये डिस्टेंस हमारे पास p है, और ये डिस्टेंस कितनी है, r। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल, अगर इसका नाम हम लिखें, इसको T पॉइंट लिखें हम, पॉइंट T, तो इन ट्रायंगल कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल OTP, यहाँ पर हम रेशियो लिख सकते हैं, दैट इज साइन फाई इक्वल टू P अपॉन R। और उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं दैट इज P इक्वल टू R साइन फाई। ठीक है, और इसके बाद 1 अपॉन P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R साइन फाई। और अब अगर हम इसका होल स्क्वायर कर दें, दैट इज 1 अपॉन P स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन R साइन स्क्वायर फाई। और साइन स्क्वायर फाई को हम कहाँ पे शिफ्ट कर दें, न्यूमरेटर के अंदर, क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर फाई। और कोसेक स्क्वायर फाई को हम लोग क्या लिख दें, 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई। और कॉट फाई का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है, क्यों, टेन फाई क्या होता है, टेन फाई इक्वल टू R डी थीटा अपॉन डी आर। और जब हमारे पास टेन फाई का फॉर्मूला है तो हम कॉट फाई लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर करना, और स्क्वायर करने के बाद साइन स्क्वायर फाई अपॉन में साइन स्क्वायर फाई होगा, इसको हम कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ऊपर। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ऊपर आकर के क्या बनेगा, अगर इसको हम ऐसा लिखें, दैट इज 1 अपॉन P स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन R स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर फाई। दोनों साइडों का होल स्क्वायर करना, अपॉन में साइन स्क्वायर ऊपर कोसेक स्क्वायर। और कोसेक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। और यहाँ से हम कॉट फाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, टेन फाई का इन्वर्स। तो ऐसा करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बनता है, और इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, पेडल इक्वेशन। ठीक है, और अगर इस पेडल इक्वेशन के अंदर हम R इक्वल टू 1 अपॉन U पुट कर दें, ठीक है, तो ऐसा करने के बाद ये इक्वेशन इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। मैंने आपको आर्टिकल करवाया हुआ है, आप उस आर्टिकल के अंदर इसको चेक कर सकते हो। इसी इक्वेशन के अंदर जब हम R इक्वल टू 1 अपॉन U पुट करते हैं, ये इक्वेशन इसमें चेंज हो जाती है। बहुत ही सिंपल, 1 अपॉन P स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस DU अपॉन D थीटा स्क्वायर। ये याद रखना आप, क्योंकि ये छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारे काम आएंगे। ओके, और उसके बाद फिर देखिए आप सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा आप, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, रैखिक वेग और कोणीय वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि v और थीटा में रिलेशन। तो ये क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू बी पी अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, और अगले स्टेप के अंदर देखो आप, अगर मैं आर स्क्वेयर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज आर स्क्वेयर डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू वी इंटू पी। ओके, ऐसा लिख सकते हैं। और आर स्क्वेयर डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, एच। जब हमने फर्स्ट आर्टिकल प्रूव किया था तो इसको किसके बराबर सपोज किया था, एच के बराबर। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज इंप्लाइज बी पी इक्वल टू एच। ओके, और उसके बाद देखो बहुत ही सिंपल, अगले स्टेप के अंदर हम इसको क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट आप नोट करना, दैट इज इसको लिखा जा सकता है वी स्क्वेयर इक्वल टू एस स्क्वेयर अपॉन पी स्क्वेयर। दोनों साइडों का होल स्क्वेयर कर दो और पी स्क्वेयर से डिवाइड कर देना आप। और उसके बाद आप इसका यूज करिए आप बाई स्टार, बाई स्टार इस इक्वेशन का यूज करिए, इसलिए मैंने कहा था इसको याद रखना है। ठीक है, अगर हम इसका यूज करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा वी स्क्वेयर इक्वल टू
एच स्क्वेयर इंटू यू स्क्वेयर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा होल स्क्वेयर। ठीक है, और अगले स्टेप के अंदर हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि आप याद रखिएगा प्लीज ये रिलेशन, क्योंकि हमारे काम आएगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर सेकंड के अंदर सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन अपने को पता होना चाहिए, और उसके बाद अगर हम आर स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है, एच, दैट इज बी पी इक्वल टू एच, और उसके बाद इसका होल स्क्वायर करें और इस तरीके से एडजस्ट करें, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर किसके बराबर होगा, एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर। ओके, क्योंकि ये टर्म्स बनेंगी क्वेश्चंस के अंदर, इसलिए मैं कह रहा हूँ याद रखिए आप। और उसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड, एट एफ सी। तो देखो एफ सीज क्या होती हैं, एफ सीज सेंट्रल ऑर्बिट के ऊपर ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनकी सेंटर से मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस होती है। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, रियल नंबर, कांस्टेंट। तो उसके बाद देखो आर इक्वल टू ए, देन यू इक्वल टू 1 अपॉन ए। क्यों, यू इक्वल टू 1 बाई आर होता है। आर अगर ए होगा एफ सी के ऊपर तो यू के बारे में हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन ए, वेयर ए इज कांस्टेंट। तो अगर हम आर का थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी जीरो हो जाएगा। क्यों, ए कांस्टेंट है, और 1 अपॉन ए भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो डी यू अपॉन डी थीटा भी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। कहाँ पर, एट एफ सी। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एट एफ सी याद रखना, क्वेश्चन के अंदर दिया होगा उसने। ठीक है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे हम, तो उसके अंदर एफ सी गिवन होगा। ठीक है, तो वहाँ पर आर की वैल्यू अगर ए है, हो सकता है क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन के अंदर ए दे रखा हो, किसी के अंदर बी दे रखा हो। यहाँ पर मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा है, इफ आर इक्वल टू ए देन यू इक्वल टू 1 अपॉन ए, इफ आर इक्वल टू बी देन यू इक्वल टू 1 अपॉन बी। ए और बी क्या होंगे, कांस्टेंट, और जब इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब डी आर अपॉन डी थीटा भी जीरो होगा, और डी यू अपॉन डी थीटा भी कितना होगा, जीरो होगा। ओके, और इसके बाद फिर लिखिए आप पॉइंट नंबर 4, चौथा पॉइंट। हम जो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, वेलोसिटी फ्रॉम इनफाइनाइट, अनंत से वेग। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, जैसे हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस के अंदर इस टाइप की लैंग्वेज होगी कि एक पार्टिकल इनफाइनाइट से, ठीक है, एक पार्टिकल कहाँ से, इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ फोर्स की ओर गिरता है। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर सी क्या है, सेंटर ऑफ फोर्स, और कहाँ से पार्टिकल मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, आर फ्रॉम आर इक्वल टू इनफाइनाइट से, यानी कि सी से इसकी डिस्टेंस कितनी है, अनंत, जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट। तो यहाँ से एक पार्टिकल गिरता है अंडर एनी फोर्स एफ, किसी फोर्स एफ के अंतर्गत, किस साइड की ओर, सेंटर ऑफ फोर्स, बल केंद्र की ओर, सी की ओर, इस फोर्स की डायरेक्शन है। तो देखो 100% अगर हमारे पास फोर्स है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो रूल फोर्स का होता है वही रूल किसका होता है, एक्सेलरेशन का होता है, बिकॉज F इक्वल टू एम एफ, एम एफ क्या होता है, M क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है दोनों के अंदर, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सिंगल एक पार्टिकल की बात होती है तो M क्या होता है, कांस्टेंट, यानी कि जैसा रूल फोर्स के लिए होता है वैसा ही एक्सेलरेशन के लिए। ओके, और उसके बाद अगर ये पार्टिकल R इक्वल टू इनफाइनाइट से कहाँ तक गिरता है, एक पॉइंट P के ऊपर, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, R एंड थीटा, और यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो, V हो, इस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो, V, और C से P की डिस्टेंस R। ओके, और इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या हो, थीटा हो, या हम सी को भी लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ फोर्स, मूल बिंदु भी लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो फिर हम लोग इस वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा आप, क्या होता है, हाफ वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू आर, क्योंकि देखो स्टार्टिंग लोअर लिमिट होती है हमेशा, इनफाइनाइट टू आर,
एफ इंटू डी आर। यहाँ नेगेटिव क्यों आ रहा है? बिकॉज अट्रैक्शन है, आकर्षण होने के कारण यहाँ पर क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है, याद रखना आप, माइनस इंटीग्रेशन विद इन लिमिट इन्फाइनाइट टू आर एफ डी आर। और यहाँ पर हम f की वैल्यू पुट करेंगे और इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी। कौन से पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी आ जाएगी? p के ऊपर। इस v की वैल्यू मिलेगी अपने को। ठीक है, और इसके बाद फिर किसी ऑर्बिट के अंदर टाइम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ठीक है, जब पार्टिकल किसी सेंट्रल ऑर्बिट के अंदर मोशन करता है तो वहाँ पर टाइम की कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, देखिए आप, हम जानते हैं सिंस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू एच। जब भी टाइम कैलकुलेट करना होगा हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से देखिए, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? ये हमारे पास बनेगा h इंटू डी टी इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू डी थीटा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम दोनों साइडों का इंटीग्रेशन करें तो क्या देगा हमारे पास? h इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी थीटा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर टाइम की लिमिट होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में टाइम 0 से t1, ये टाइम की लिमिट, और इस साइड के अंदर हमारे पास एंगल जरूर होगा, स्टार्टिंग का मतलब एट एफ सी। जब भी हम मोशन स्टार्ट करेंगे कहाँ से करेंगे? एट एफ सी। ठीक है, एफ सी के ऊपर जो भी डाटा होगा वो लोअर लिमिट, ओके, एफ सी के ऊपर जो भी हमारे पास डाटा होगा वो लोअर लिमिट, और जो टारगेट होगा वो अपर लिमिट। ओके, और यहाँ पर थीटा की लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है, टी इक्वल टू 0 कहाँ पर होगा? एट एफ सी, एंड थीटा इक्वल टू थीटा 1 कहाँ पे होगा? एट एफ सी। ओके, T1 क्या होगा? टारगेट, जहाँ तक का टाइम अपने से कैलकुलेशन करवाना होगा। ठीक है, जो टाइम अपने को कैलकुलेट करना होगा क्वेश्चन के अंदर वो T1। और ऐसे ही थीटा की लिमिट क्या होगी? थीटा 1 से थीटा 2। थीटा 1 क्या होगा? एंगल एट एफ सी, और थीटा 2 क्या होगा? एंगल एट टारगेट। और देखो राइट हैंड साइड के अंदर क्या होगा? इस इंटीग्रेशन के सामने क्या है? आर स्क्वायर इंटू डी थीटा। तो फिर हम यहाँ पर किस चीज़ की वैल्यू पुट करेंगे? आर की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, कौन से वाली? इन टर्म्स ऑफ थीटा। और फिर हम टाइम को बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखिएगा आप। और उसके बाद पॉइंट नंबर 6, छठा पॉइंट जो है, तो इसमें क्या होता है? इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, केंद्रीय कक्षा का समीकरण। केंद्रीय कक्षा का समीकरण। तो हमने दो फॉर्मूले ड्राइव कर रखे हैं इसके। कौन कौन से? नंबर 1, फर्स्ट फार्मूला हमारे पास है F अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस डबल डेरिवेटिव। ठीक है, एंड वेयर u इक्वल टू, u क्या होता है? 1/r। ठीक है, तो फिर इस फॉर्मूले का नाम क्या होता है? क्या कहलाता है ये फॉर्मूला? रेसिप्रोकल पोलर फॉर्म, व्युत्क्रम ध्रुवीय रूप। आर थीटा में हो तो क्या होता है? पोलर फॉर्म। और अगर 1/r में है तो इसका मतलब क्या होगा? u मीन्स 1/r, इट मीन्स रेसिप्रोकल पोलर फॉर्म। ओके, और उसके बाद सेकंड फार्मूला अपने याद होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल ऑर्बिट का सेकंड फार्मूला क्या है? सेकंड फार्मूला है F इक्वल टू एस स्क्वायर अपॉन पी क्यूब इंटू डी पी अपॉन डी आर। ठीक है, और ये क्या चीज़ है? पेडल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। पेडल इक्वेशन, पदिक समीकरण। ठीक है, तो ये हमारे याद होने चाहिए। ये पॉइंट नंबर 6 है, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को बड़े ध्यान से पढ़ना होगा। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज आर और थीटा में है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और अगर क्वेश्चन के अंदर आर और थीटा नहीं है
पैडल फॉर्म वगैरह दे रखे हैं उसने, ठीक है, फिर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ओके, तो ये बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट इम्पोर्टेंट है, अपने को पता होना चाहिए, याद होने चाहिए हमारे। ओके, थैंक यू।